नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल विधि टीसी तंवर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है भारतीय संविधान के भाग 3 और उसमें मूल अधिकारों का हम अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य एक और बात मैं ये कहूँगा बीच में कि जिन विद्यार्थियों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और साथ में अपने मित्रगणों को भी शेयर जरूर कराएं ताकि वो भी इस क्लास से वंचित नहीं रहे। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है क्योंकि ये इससे हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। बड़े ध्यान से इस टॉपिक को हमें समझना है, रटना नहीं है, समझना है, आपको ध्यान देना है पूरी तरीके से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का उल्लेख। भाग 3 अनुच्छेद 12 से दोस्तों 35 टॉपिक हमारा मूल अधिकार। टॉपिक हमारा मूल अधिकार। तो दोस्तों इसमें चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक देश के अंदर निवास करने वाले नागरिकों को जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अधिकार वे स्वतंत्रताएं हैं, अधिकार हमारे वे कर्तव्य हैं, वे स्वतंत्रताएं हैं जिनके माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का विकास किया जाता है और ये समाज द्वारा और विधि द्वारा स्वीकार्य होता है। इस प्रकार से इनका हम अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा इतिहास जानेंगे इसका मूल अधिकारों का कि किस प्रकार से विश्व के अंदर सर्वप्रथम मौलिक अधिकार कहां आए और किस प्रकार से विश्व के अंदर अन्य देशों के अंदर धीरे धीरे मौलिक अधिकारों की डिमांड हुई। फिर हम करेंगे कि भारत में किस प्रकार से मौलिक अधिकार, किस देश के संविधान का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के ऊपर है, सबसे ज्यादा किस देश के संविधान का प्रभाव रहा है। तो इस प्रकार से हम उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों बात करते हैं मूल अधिकार की, तो हम पीछे जाते हैं थोड़े से। 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन ने विश्व में पहली बार सामंतों को लिखित में कुछ अधिकार दिए जिन्हें अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा, जिन्हें
अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा। अब देखिए दोस्तों, 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन ने विश्व में पहली बार सामंतों को कुछ लिखित में अधिकार दिए। इन्हें अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रकार से देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं। 1688 में बात करें, 1688 की, इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति हुई। इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति हुई। क्या हुई यहाँ दोस्तों? क्रांति। ये क्रांति इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति कब हुई? 1688 में। इस क्रांति के दौरान संसद द्वारा, यहां की संसद द्वारा और अधिक अधिकारों की मांग, संसद द्वारा और अधिक अधिकारों की क्या की गई? मांग। और अधिकारों की क्या की गई? 1688 में दोस्तों, 1688 के अंदर इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति हुई। इस क्रांति के दौरान संसद द्वारा और अधिक अधिकारों की क्या की गई? मांग की गई। क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में एक बिल अस्तित्व में आया, उसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स अस्तित्व में आया। बिल ऑफ राइट्स अस्तित्व में आया दोस्तों। अब देखिए, इंग्लैंड में ही जन्मे जॉन लॉक, ये राजनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं। लॉक ने पहली बार 3 प्राकृतिक अधिकार, ध्यान रखना कौन से दोस्तों, कौन से? 3 प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया। 3 प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया। क्या किया दोस्तों? 3 प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया। इसमें नंबर 1 है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये 3 प्राकृतिक अधिकार हैं दोस्तों। ये इंग्लैंड में ही जन्मे लॉक ने पहली बार 3 प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया। जीवन की स्वतंत्रता, और संपत्ति। नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, ये 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। ये तीनों की तीनों क्या हैं? प्राकृतिक अधिकार हैं। अब बात करें दोस्तों 1776। अब देखिए, इसके बाद में इंग्लैंड में लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों कर दिया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं 1776 में। 1776 में अमेरिका में क्रांति होती है। अमेरिका में क्या होती है दोस्तों? क्रांति। क्या होती है? अमेरिका में क्रांति होती है। अब अमेरिका में क्रांति होती है तो वहां के लोग, वहां की जनता क्या कहती है कि बिना प्रतिनिधि
के कर नहीं, बिना प्रतिनिधि के कर नहीं। ठीक है, तो ये बात कौन कहते हैं? बिना प्रतिनिधि के कर नहीं। ये अमेरिका के अंदर 1776 के अंदर क्रांति होती है, वो कहते हैं कि बिना प्रतिनिधि के कर नहीं है, कि जो हमें कुछ क्या चाहिए? अधिकार चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो इस प्रकार से तो हमारा कोई अगर हनन करता है, हमारा शोषण करता है, तो उसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हमारे बिना प्रतिनिधित्व के हम कोई करे नहीं देंगे। तो दोबारा देखिए दोस्तों, 1215 के अंदर ब्रिटेन के राजा जॉन विश्व में पहली बार सामंतों को लिखित रूप में अधिकार दिए। इनको क्या कहेंगे? अधिकार पत्र या कहेंगे मैग्ना कार्टा। 1688 के अंदर इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति होती है। इस क्रांति के अंदर संसद क्या करती है? और अधिकारों की मांग करती है, और अधिकारों की मांग करती है। तो क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स अस्तित्व में आता है। बिल ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र अस्तित्व में आता है। इंग्लैंड में जन्मे लॉ पहली बार 3 प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख, नंबर 1 जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये 3 अधिकार हैं दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का। 1776 के अंदर अमेरिका के अंदर क्या होती है? एक क्रांति होती है, और अमेरिका वहां के लोग क्या कहते हैं कि बिना प्रतिनिधित्व के हम किसी प्रकार का कोई करे नहीं देंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम बात करें 1789 की, दोस्तों बात करें 1789 में आगे बढ़ते हैं तो एक फ्रांस में क्रांति होती है। कहां पर है? फ्रांस में क्रांति क्या होती है? क्रांति होती है फ्रांस में क्रांति होती है। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस के अंदर क्रांति होती है। फ्रांस की जनता मूल अधिकारों के प्रति बहुत सजग होती है। मूल अधिकारों के प्रति क्या है? मूल अधिकारों के प्रति बहुत ही क्या होती है? बहुत सजग है। क्या रहती है? बहुत ही सजग है। मूल अधिकार फ्रांस के अंदर फ्रांस की सरकार ने मानव व नागरिकों को अधिकार घोषणा पत्र, नागरिकों के लिए अधिकारों का या अधिकारों को देने के लिए अधिकार पत्रों के माध्यम से कुछ अधिकार दिए। फ्रांस में क्रांति होती है। मानव नागरिकों को अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा कुछ अधिकार दिए। वो अधिकार कौन से थे? वो अधिकार थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस में क्रांति हुई। मानव नागरिकों को घोषणा पत्र जोड़कर मानव नागरिकों को अधिकार घोषणा पत्र जोड़ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की जनता मूल अधिकारों के प्रति बहुत सजग थी। ध्यान देना दोस्तों, फ्रांस के शासक लुई सोलहवें को मूल अधिकार के उल्लंघन में मूल अधिकार या अधिकारों के उल्लंघन में क्या दे दी दोस्तों? फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो फांसी दे दी दोस्तों, क्योंकि लुई सोलहवें ने मूल अधिकारों की क्या की? उल्लंघन।
मूल अधिकारों का क्या किया? उल्लंघन। इसलिए इन्हें क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई दोस्तों। तो ये फ्रांस की कहानी है। अब जिक्र करें आगे बढ़ते हुए दोस्तों, 1789 में विश्व में अमेरिका पहला देश जिसने लिखित रूप में संविधान लागू किया। क्या किया? संविधान लागू किया। क्या किया दोस्तों? संविधान लागू किया। ध्यान देना, 1789 में विश्व में अमेरिका पहला देश है जिसने लिखित रूप में क्या दिए? लिखित रूप में क्या लागू किया? संविधान लागू किया। 4 मार्च 1789 को विश्व में अमेरिका पहला देश है जिसने लिखित रूप में अपना संविधान लागू किया। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, इस दिन लागू हुआ, उस समय मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। मूल अधिकार 1791 में अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार जोड़े गए। 1791 में मूल अधिकार जोड़े गए। ये कैसे जोड़े गए दोस्तों? ये कैसे जोड़े गए? संशोधन के द्वारा। संविधान में क्या किया गया? संशोधन करके संविधान में संशोधन करके 1791 के अंदर मूल अधिकार जोड़े गए। ध्यान रखना कि अमेरिका का संविधान लागू हुआ, उस समय अमेरिका में संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। 1791 में संशोधन करके मूल अधिकार जोड़े गए अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, अब ये 1791 के अंदर। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम करते हैं जिक्र भारत का। ये तो कहानी थी किस प्रकार से, क्योंकि अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए तो अमेरिका तक तो हम मूल अधिकारों को ले आए। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग, मूल अधिकारों की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के स्वराज्य विधेयक में की गई। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की बात आए तो दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग कब की गई? 1895 में बाल गंगाधर किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कैसे? स्वराज्य विधेयक में। बात करें दोस्तों दूसरी बात, अब देखिए 1895 की हमने बात कर ली। अब बात करें 1925 की बात करते हैं। 1925 के अंदर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में श्रीमती एनी बिसेंट,
श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग दोस्तों 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में की गई। 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई। 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा, मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों की मांग की गई, अधिकारों की मांग की गई। 1945 के अंदर जिक्र करें दोस्तों 1945 में, तो 1945 का हम जिक्र करते हैं। 1945 के अंदर तेज बहादुर 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा या संविधान के परामर्श प्रस्ताव में मूल अधिकारों को संविधान में जोड़ने को कहा। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट यानी बिल श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों की मांग। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने संविधान में प्रथम परामर्श प्रस्ताव में मूल अधिकारों को संविधान में जोड़ने को कहा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम मूल अधिकारों की विशेषताएं और ये भी देखेंगे कि संविधान निर्माण के समय संविधान संविधान सभा के सदस्यों ने कुछ समितियों का गठन किया था। उनमें से एक समिति हमारे मूल अधिकारों व अल्पसंख्यक से संबंधी एक समिति थी। मूल अधिकार उप समिति भी थी। इस प्रकार से हम जब मूल अधिकार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अंदर परामर्श के लिए अध्यक्ष चुना गया। इसमें अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, सरदार पटेल थे।
कि मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। इसके बाद में एक और बनाई गई उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति बनाई गई। इसका अध्यक्ष जे बी कृपलानी। ध्यान देना दोस्तों, कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार जी कौन थे? पटेल। तो इस प्रकार से इस समिति ने मूल अधिकारों संबंधी परामर्श किया, विचार विमर्श किया। तो इन्हीं के विचार और परामर्श से आज भारतीय संविधान के भाग 3 12 से 35 के मध्य मूल अधिकारों को जोड़ा गया। अब हम करेंगे भारतीय संविधान की दोस्तों विशेषताएं। ये विशेषताएं हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें विशेषताएं, की कि विशेषताएं क्या क्या है। तो नंबर वाइज करेंगे इनको विशेषताएं। नंबर 1, भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार है। भारत में मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार है। दोस्तों पहली विशेषता क्या है? भारत में जो मूल अधिकार है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक विशेषाधिकार है। नंबर 2, मूल अधिकार या ये अधिकार या इन अधिकारों पर या इस भाग पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो अमेरिका के संविधान का है। क्योंकि ये अधिकार मैं लिखूंगा, ये मूल अधिकार का प्रावधान हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। तो ये अधिकार अमेरिका के संविधान के स्वरूप ये हमने लिए हैं। नंबर 3 है, ये दोस्तों वाद योग्य है। ये क्या है? वाद योग्य कैसे है? अगर हमारे मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट से क्या ले सकते हैं? सहायता ले सकते हैं, उनका दरवाजा खटखटा सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं जब हमारे कोई मौलिक अधिकारों का क्या करता हो? उल्लंघन करता हो। तो वाद योग्य का मतलब है हम इन पे डिबेट भी है, इनका सहयोग सहारा भी ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 32, जिसमें 5 प्रकार की रिट है। बात करें हाई कोर्ट की तो अनुच्छेद 226 के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट, लेकिन स्टेट को 6 प्रकार की रिट, छठी इंजेक्शन, वो आगे पढ़ेंगे डिटेल से तब करेंगे। 4 नंबर है मूल अधिकार न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा
परिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा क्या है? परिवर्तनीय है, क्योंकि संसद कोई कानून बनाती है, कोई अधिकार या संशोधन करती है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से, न्याय पुनरावलोकन का जो प्रावधान है वो भी हमने अमेरिका से लिया है, तो उसके माध्यम से उनकी जांच करती है। अगर वो वैध है तो सही है, अवैध है तो उनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। परिवर्तनीय है। 5 नंबर मूल अधिकार। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध कैसे? देखिए, राज्य के विरुद्ध है, राज्य को ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद करता है कि राज्य ऐसा नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि व्यक्तियों के या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। तो इसलिए नागरिकों के प्रावधान के राज्य के विरुद्ध है, ये नागरिकों को प्राप्त हमारे अधिकार हैं, तो ये राज्य के विरुद्ध है। 6 नंबर में हम करें कि आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के अंदर राष्ट्रीय आपात लगती है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 स्वतः ही 21 निलंबित नहीं होते, निलंबित नहीं होते हैं। बाकी अधिकार क्या हो जाते हैं दोस्तों? निलंबित। क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं स्वतः, निलंबित हो जाते हैं स्वतः। इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 359 में। 359 अनुच्छेद 359 कहता है कि अगर राष्ट्र के अंदर अनुच्छेद 352 के दौरान आपातकाल लग जाती है, उस समय हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो प्रावधान है मूल अधिकारों का, उनमें अनुच्छेद 20 और 21 यथावत रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजिंग या निलंबित नहीं होंगे, हटेंगे नहीं। तो बाकी सारे स्वतः ही क्या कर जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा भी ध्यान देना है। अब इस प्रकार से दोस्तों, पहली विशेषता है भारत में मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार है। ये अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया है। ये वाद योग्य है, डिबेट भी होती है। सुप्रीम कोर्ट कोई उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32, इसको और डिटेल में भी करेंगे। हाई कोर्ट 226, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मूल अधिकारों के, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले, तो कौन से अनुच्छेद के दौरान? 32, हाई कोर्ट 226। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध है। आपातकाल के दौरान 20 और 21 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। 7 नंबर दोस्तों, बात करें 7 नंबर की, 6 नंबर कर लिया, 7 नंबर देखेंगे हम। 7 नंबर का दोस्तों हम जिक्र करें, 7 नंबर ये सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक। ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये नकारात्मक, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, नकारात्मक प्रकृति होते हैं। 8 नंबर में बात करें, ये भारतीयों व विदेशियों को बात करें, जैसे अधिकार है ये हमारे, ये अधिकार हमारे कैसे कैसे ऐसे हैं कि भारतीयों को, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे अधिकार है ओनली भारतीयों को प्राप्त हैं, वो भी हम पढ़ेंगे।
अनुच्छेद की बात करें हम, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये सारे के सारे अधिकार जो हमारे हैं दोस्तों, ये ओनली मात्र किसको है? भारतीयों को प्राप्त है। विदेशियों को बात करें, विदेशियों को दोस्तों, अब विदेशियों की बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, इनको छोड़ के बाकी विदेशियों को ही है, ठीक है। भारतीयों को, स्पेशल भारतीयों को है, ये अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। ये कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ओनली भारतीयों को प्राप्त है। बाकी अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, और इसका मतलब है बाकी के सारे अधिकार दोनों को प्राप्त है। किसको किसको प्राप्त है? बोलो, दोनों को। यानी इनको छोड़ के, मान लो भारतीयों को तो सारे हैं ही हैं, लेकिन ये कहता है कि विदेशियों को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है, वो भारतीयों को ही प्राप्त है। तो ये भारतीय मैंने लिख दिए, बाकी विदेशियों को प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। इसका मतलब मैंने दोनों लिख दिया, बाकी दोनों को ही प्राप्त है। तो इस प्रकार से दोनों को प्राप्त है, ठीक है। भारतीयों और विदेशियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ये अनुच्छेद लिख दिया 15, 16, 19, 29 और 30, इनमें किस किस का प्रावधान है, ये हम जब डिटेल करेंगे दोस्तों उसमें भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकृति कैसी है? नकारात्मक, नेगेटिव प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से अब देखें कि भारतीय संविधान की मूल अधिकारों की नेक्स्ट विशेषता 9 नंबर विशेषता। 9 नंबर विशेषता में यह कहता है कि संसद कहता है कि कानून बनाने की पावर या शक्ति है वो किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। संसद साधारण बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से नहीं, भाग 20 अनुच्छेद, भाग 20 अनुच्छेद 368 के माध्यम से, भागे 20 अनुच्छेद 368 के द्वारा यानी संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन करना या जोड़ना, कोई अधिकार परिवर्तन करना है या जोड़ना है तो ये कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं। मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं। तो ये देखना दोस्तों कि अगर कोई कानून या कोई अधिकार जोड़ना है तो संसद क्या करेगी? ये पावर किसको है? संसद को है। भाग 20 अनुच्छेद 368 के दौरान जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ही संसद कोई कानून या अधिकार बना सकती है या जोड़ सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ध्यान दे देना दोस्तों, मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आगे देखें कि मूल संविधान में 10 नंबर है, मूल संविधान में कुल 7 अधिकारों का उल्लेख था। कितने अधिकारों का? 7 अधिकारों का उल्लेख। कितने अधिकार? 7। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार। कितने? 6 अधिकार, ठीक है। अब देखिए एक अधिकार है हमारा ऐसा जो 44वें संविधान
संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 31 से 31 संपत्ति के अधिकार को भाग 12 अनुच्छेद 300 में कानूनी या विधिक में कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। क्या कर दिया? कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, मूल संविधान में मूल आए तो ध्यान दे लेना, मूल संविधान में वर्तमान लिखा नहीं आए, शब्द का खेल है। मूल संविधान में मूल कुल अधिकारों का 7, वर्तमान में 6, 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को भाग 12, याद रखना, भाग 12 अनुच्छेद 300 में कानूनी या विधिक अधिकार घोषित कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे मूल अधिकारों की विशेषताएं मेन है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज मूल अधिकारों की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है कि ये हमारी मूल अधिकारों की मेन विशेषताएं हैं। कल से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अनुच्छेद 12 से प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 में क्या क्या प्रावधान है। थैंक यू, धन्यवाद।